ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियों है, क्या क्या शिक्षण विधियाँ हैं, इसमें स्रोत संदर्भ विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व क्लासों में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती है, कितने भाग होते हैं, इन सब की जानकारी दे दी है। और अब एक एक करके सारी शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज है स्रोत संदर्भ विधि। स्रोत संदर्भ विधि क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें भूतकाल की जो घटनाएं होती है या जो चिन्ह होते हैं, अवशेष होते हैं, वो स्रोत कहलाते हैं, है ना। इसके बारे में आगे देखते हैं। इसमें है भूतकाल, इन घटनाओं द्वारा छोटे एवं शेष चिन्ह अवशेष स्रोत कहलाते हैं। जो भूतकाल की जो घटनाएं हुई है, उनसे जो चिन्ह मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, वो स्रोत कहलाते हैं। अब संदर्भ से तात्पर्य प्रामाणिक ग्रंथों की विषय वस्तु से होता है। जो भी स्रोत मिले हैं तो वो प्रामाणिक जो ग्रंथ है, वो प्रामाणिक ग्रंथों की विषय वस्तु से होता है कि जिनका निरूपण प्राथमिक एवं सहायक स्रोतों के गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के बाद किया जाता है। संदर्भ से तात्पर्य प्रामाणिक ग्रंथों की जो विषय वस्तु से होता है और जिनका निरूपण प्राथमिक एवं सहायक स्रोतों के जो गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के बाद, गहन अध्ययन और रिसर्च के बाद किया जाता है। विषय के प्रकांड विद्वानों द्वारा, जो विषय के प्रकांड विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा लिखित एवं पीएचडी आदि के स्वीकृत ग्रंथ विशेष संदर्भ की श्रेणी में आते हैं। जो प्रकांड विद्वान होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी लिखित किताबें या पीएचडी आदि की जो स्वीकृत ग्रंथ होते हैं, जो विशेष संदर्भ ग्रंथ सूची है, वो उसकी श्रेणी में आते हैं। यह विधि निरीक्षण विधि के समान ही है। यह विधि निरीक्षण विधि के समान ही है। इस विधि में शिक्षक विभिन्न स्रोतों का प्रदर्शन कर शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। इस विधि में जो शिक्षक जो भी शिक्षण कार्य करा रहा है, उस शिक्षण कार्य में जिन जिन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, जिन जिन स्रोतों का ज़रूरत पड़ती है, उनका प्रदर्शन कर वो शिक्षण कार्य को, अपना शिक्षण कार्य आगे बढ़ाता है। और इसमें स्रोत संदर्भ विधि में इसमें विभिन्न प्रकार के प्रमुख स्रोत होते हैं, जो मूल स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। इसमें है, पहला है मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत के अंतर्गत क्या आते हैं? गीत, लोकोक्तियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज एवं दंत कथाएँ, ये सभी मौखिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सामग्री संबंधी स्रोत। दूसरा है सामग्री संबंधित स्रोत। इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत प्रतिमा या किसी चीज़ की कोई प्रतिमा हो, यंत्र हो, शास्त्र हो, कोई खंड हो, ये सिक्के, ये सब सामग्री संबंधित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है लिखित अथवा मुद्रित स्रोत। तीसरा क्या है? लिखित अथवा मुद्रित स्रोत। इसके अंतर्गत हस्तलेख, शिलालेख, पांडुलिपि, रिपोर्ट, बही खाते, डायरी इत्यादि लिखित अथवा मुद्रित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। स्रोत संदर्भ विधि के गुण। क्या गुण हैं? इसमें पहला है, इससे बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इसमें क्या होता है? इससे बालक की जो मानसिक शक्तियों का विकास होता है, उसकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उसका विकास होता है। वो पुराने चीज़ों को इनको देखकर वो उसकी जो शक्तियाँ होती है, मानसिक शक्ति में इसका विकास होता है। दूसरा है विद्यार्थी को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें स्रोत संदर्भ विधि में इसमें विद्यार्थी को
जो भी रिसर्च या अवशेष मिले हैं उसके बारे में गहन अध्ययन के लिए उसको प्रेरित किया जाता है कि ये कैसा होता होगा, या जैसे अवशेष मिले हैं या कोई चीज़, कोई चिन्ह मिले हैं, तो ये किस प्रकार का था या कैसा था, इस बारे में वो उसके बारे में गहन अध्ययन के लिए उसको भी प्रेरित किया जाता है। तीसरा है स्वाध्याय अध्ययन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें बच्चों को, छात्रों को स्वाध्याय मतलब खुद से अध्ययन की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलता है। वो आगे से आगे उत्साहित होते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करूं, तो वो स्वाध्याय अध्ययन की प्रवृत्ति को भी वो प्रोत्साहन मिलता है। चौथा है इससे अतीत का वातावरण स्थापित किया जा सकता है। इससे अतीत का वातावरण, इसमें उसका पूर्वानुमान लगाकर अतीत का वातावरण भी स्थापित किया जा सकता है कि पहले पिछले भूतकाल में ऐसा था या इस चिन्ह से ऐसा था, तो अभी ऐसा हो सकता है। इस प्रकार से वो अनेक कल्पनाएं कर सकता है। इससे अतीत का वातावरण स्थापित किया जा सकता है। पांचवा है उच्च स्तर के अध्ययन तथा शोध कार्य में यह विधि छात्रों में रुचि पैदा करती है। पांचवा है उच्च स्तर के अध्ययन तथा शोध कार्य में यह विधि छात्रों में रुचि पैदा करती है। जो उच्च स्तर का अध्ययन है या शोध कार्य है, ये विधि छात्रों में रुचि पैदा करती है कि इसका, जैसे उसका कोई अवशेष मिल गया, कोई शिलाखंड मिल गया, तो ये शिलाखंड किस काल का था, ये शिलाखंड किस में, तो इस प्रकार से बच्चों में अध्ययन की उसमें रुचि बढ़ती रहती है, उनको जानकारियाँ प्राप्त करने का उत्साह रहता है। तो वो अध्ययन जो रुचि से किया जाता है वो शिक्षण प्रभावी होता है, तो इसमें रुचि पैदा होती है, छात्र रुचि से अपना अध्ययन पूरा कर सकते हैं, तो शिक्षण प्रभावी होगा। स्रोत संदर्भ विधि के दोष क्या क्या? हर विधि में गुण हैं तो दोष भी जरूर होते हैं। तो इसमें है पहला, यह अत्यधिक खर्चीली विधि है। यह विधि अत्यधिक खर्चीली विधि है, इसमें खर्चा अत्यधिक होता है। दूसरा है इसमें समय अधिक लगता है। इसमें भी क्या होता है, समय अधिक लगता है और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। जो पाठ्यक्रम होता है वो भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है। रिसर्च, इसमें जानकारियाँ इकट्ठी करने में, खोज करने में, अनुसंधान करने में, इनमें समय अधिक लगता है और जो समय पर जो पाठ्यक्रम होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता है। तीसरा है विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसमें विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो शिक्षक विशेषज्ञ होता है, जो उस सब्जेक्ट में या उस विषय में या उस दिशा में वो विशेषज्ञ होगा, उसको पूर्ण जानकारी होगी, तभी तो उसका वो पूरा गहन मतलब वो दूसरों को अध्ययन बता सकेगा। गहन अध्ययन जो उसमें विशेषज्ञ जो शिक्षक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। चौथा है विद्यालय में पुस्तकालय का होना आवश्यक है। विद्यालय में पुस्तकालयों का भी होना आवश्यक है। विद्यालय में अगर पुस्तकालय होगा तभी तो वो अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुस्तकालयों में खोज की, अनुसंधान की, रिसर्च की बुक पढ़ के वो उनका गहन अध्ययन प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा है छोटी कक्षाओं एवं छोटे बच्चों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। यह विधि जो स्रोत संदर्भ विधि है, ये छोटी कक्षाओं एवं छोटे बच्चों के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में और छोटे बच्चों के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं हो सकती। इस विधि से उनको ये ज्ञान कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है। शिक्षण कार्य कराना आसान नहीं होता है, बिल्कुल असंभव होता है, क्योंकि ये विधि सिर्फ उच्च स्तर पर ही इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आज की क्लास यही है। मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अभी समय बहुत ख़राब चल रहा है, सिर्फ अपना ध्यान रखिए और अपना जो भी आप
कार्य करते हो या जो भी न्यूज़ देख रहे हो, ज़्यादा व्हाट्सएप देख रहे हो, तो कम से कम ज़्यादा समाचार या कोरोना के ज़्यादा समाचार न्यूज़ भी ना देखें। इससे क्या है, नेगेटिविटी मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को और अपने परिवार को सभी को सकारात्मक रखें और सकारात्मक सोचें, अच्छा होगा। घर पर ही रहें और खुश रहें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। यही मेरी आपसे कामना है और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब सही रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।